नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग सभी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वो उनके हुए जो अधिवेशन हैं उनको इस प्रकार पढ़ेंगे ताकि परीक्षाओं में हमसे कोई भी प्रश्न ना छूटे। जो कांग्रेस शब्द है वह उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन एओ ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। एओ ह्यूम ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे तथा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में वायसराय कौन थे, तो वह लॉर्ड डफरिन थे। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नेहरू जी जिन्हें भारत में वयोवृद्ध नेता की संज्ञा भी दी जाती है, तो उन्हीं के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। एओ ह्यूम ने भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए इसे एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित किया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एओ ह्यूम ने उसकी स्थापना भारत में जो असंतोष है उसकी जो शक्तियां हैं उससे बचने के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित किया था, ताकि देश में जो छोटे छोटे आंदोलन या चुनौतियां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होती हैं वे न होकर एक माध्यम से औपचारिक रूप से समस्याएं प्राप्त हों जिनको ब्रिटिश सरकार आसानी से मैनेज कर सके। लेकिन भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिलाया था और भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, क्रम संख्या, वर्ष और स्थान, उस समय उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं और उस अधिवेशन की क्या विशेषता रही। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन थे वो हर वर्ष दिसंबर माह में होते थे और हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाते थे ताकि देश के सभी हिस्सों से इसमें प्रतिनिधि जुड़ सकें। तो पहला अधिवेशन 1885 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा इसके सचिव एओ ह्यूम थे। पूछा जाता है कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ हो उसमें अध्यक्ष और सचिव कौन थे, तो अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव एओ ह्यूम थे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था। 72 में से 38 बम्बई प्रेसिडेंसी से, मद्रास से 21 तथा बंगाल से 3 सदस्य, वो उत्तर प्रदेश और अवध से 7 सदस्य, जबकि पंजाब से 3 सदस्य सम्मिलित हुए थे। जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें लगभग ज्यादातर नेता वकील एवं पत्रकार थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और शामिल हुए सभी प्रतिनिधियों को लॉर्ड डफरिन द्वारा व्यक्तिगत रूप से गार्डन पार्टी दी गई थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में आयोजित हुआ और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कांग्रेस के पहले अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि, जबकि दूसरे 434 और तीसरे में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इस प्रकार कांग्रेस धीरे धीरे प्रगति कर रही है, अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ पा रही है और कांग्रेस ने धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का विस्तार भी किया है। जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं वो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यह हम इस टेबल से देख सकते हैं। जब व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं वह एक ब्राह्मण परिवार से थे। दादा भाई नेहरू जी पारसी परिवार से संबंधित थे, जबकि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार कांग्रेस सभी लोगों को मौका दे रही है ताकि बिना किसी असंतोष के राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हो सके। इसके बाद चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे।
चौथे अधिवेशन में 1248 सदस्यों ने भाग लिया था तथा जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि कांग्रेस जन का नारा है कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बाद में हैं। तथा कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में ही पहली बार लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में इन्होंने अपना भाषण दिया। पांचवा अधिवेशन 1890 मुंबई में विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पांचवें अधिवेशन में इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया गया। कांग्रेस का छठवां अधिवेशन 1890 कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। इसी अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। आप समझ रहे होंगे, जो अधिवेशन होते हैं ये हर साल दिसंबर में एक मीटिंग होती है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग है। तो इस मीटिंग में हर बार कोई व्यक्ति जुड़ रहा है और अपने विचार प्रकट कर रहा है, वहां पे जाके भाषण दे रहा है। तो जो ये अधिवेशन है वह एक प्रकार की वार्षिक मीटिंगें हैं, वार्षिक बैठकें हैं जो हर साल दिसंबर में होती हैं। और मैं एक बात दूसरी बता दूं आपको, जो कलकत्ता में कुल हमारे 10 अधिवेशन हुए हैं और कलकत्ता अधिवेशन भी लगभग सभी अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को याद करना पड़ेगा कि कलकत्ता किस अधिवेशन में क्या हुआ है। और कलकत्ता में 10 अधिवेशन होने का सबसे मुख्य कारण यह है कि तब कलकत्ता देश की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। अगला कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1891 नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। तो इस प्रकार व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले और 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। कुल 2 बार व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला 9वां अधिवेशन 1893 को लाहौर में आयोजित हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। आपको बता दूं, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। लेकिन जब कभी परीक्षा में प्रश्न बनता है सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले, तो उसका आंसर हो जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यह क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 11वां अधिवेशन 1895 में पुणे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अगला 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कलकत्ता के जो अधिवेशन है वह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार 1896 में कलकत्ता का जो अधिवेशन है उसमें वंदे मातरम गाया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में CN शंकरन नायर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अगला 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र पंत थे। अगला 16वां अधिवेशन 1900 में लाहौर में NG चंद्रावरकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में दिनशा वाचा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अगला 20वां अधिवेशन वर्ष 1904 में मुंबई में सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 21वां अधिवेशन 1905 बनारसी या वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया। जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था उसे बंग भंग आंदोलन कहा गया तथा 1905 में इसका समर्थन किया गया। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ तथा इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ
उसमें हुआ है। अगला है 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के मुद्दे पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस गरम दल व नरम दल में विभाजित हुआ। जहां गरम दल के लोग लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं नरमपंथी लोग रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने और कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला अधिवेशन 24वां अधिवेशन 1908 मद्रास में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। और इस संविधान की विशेषता कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। अगला कांग्रेस का 25वां अधिवेशन 1909 लाहौर में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला अधिवेशन 26वां अधिवेशन 1910 को इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। 27वां अधिवेशन वर्ष 1911 को कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, यह भी कलकत्ता अधिवेशन, तो इसलिए कलकत्ता अधिवेशन महत्वपूर्ण है। इसमें पहली बार 1911 में जनगण मन गाया गया। जन मन गण रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला में रचित एक गीत है, जिसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत में स्वीकार किया गया था, यह भारत में अपनाया गया था। 28वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन में ही ए.यू. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहकर संज्ञा दी गई थी, ये कांग्रेस का पिता कहा गया था। 29वां अधिवेशन 1913 कराची में आयोजित किया गया, जिसका अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद थे। 30वां अधिवेशन 1914 को मद्रास में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु जी थे। अगला 31वां अधिवेशन 1915 को मुंबई में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन तत्कालीन बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। अगला 32वां अधिवेशन वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस प्रकार हमने देखा स्वराज शब्द का पहला प्रयोग 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई की नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जबकि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह 1916 लखनऊ अधिवेशन में कहा गया। तथा इसी अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल तथा नरम दल, जिनके 1907 में आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था, उन्हें फिर एक साथ लाया गया। 33वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, जो प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट यह एक ब्रिटिश समाजवादी महिला थी और इन्होंने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला विशेष अधिवेशन 1918। आपको बता दो जो विशेष अधिवेशन है वह दिसंबर में न होकर बीच में ही आयोजित किए जाते थे। तो 1918 का बम्बई का विशेष अधिवेशन, इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे और इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। कांग्रेस 1907 में पहली बार विभाजित हुई, 1916 में फिर जुड़ी और 1918 में इसका दूसरा विभाजन नरम और गरम दल में फिर विभाजन हुआ। अगला 34वां अधिवेशन 1918 दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला अधिवेशन 35वां अधिवेशन 1919 अमृतसर, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। अगला अधिवेशन 36वां अधिवेशन 1920 नागपुर, इसके अध्यक्ष सी.वी. राघवाचारी थे।
इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, जो कि विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन तब वह पारित नहीं हुआ, तो 1920 नागपुर अधिवेशन में इसे पारित कर लिया गया। 37वां अधिवेशन 1921 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। अगला 38वां अधिवेशन 1922 में गया बिहार में देशबंधु चित्रन दास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अगला अधिवेशन 39वां अधिवेशन 1923 काकीनाडा में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली थे। 1923 का ही विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, और यह सबसे कम आयु सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो जो अबुल कलाम आजाद हैं, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े 2 तथ्य याद रखने हैं इनके संबंध में। सबसे पहले सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, और सर्वाधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले तो वह भी अबुल कलाम आजाद ही थे। और क्यों थे वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। अगला 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महात्मा गांधी पहली बार किसी अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में आए, तो इसलिए यह प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगला 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इससे पहले हमने 1917 में एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष के रूप में देखा, लेकिन वो गैर भारतीय थी। प्रथम भारतीय जो महिला थी वह सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी, इसलिए अभी याद करना जरूरी है। अगला 42वां अधिवेशन 1926 गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास आयगार थे। यही वो अधिवेशन है जिसमें सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य बताए गए थे। इसीलिए नेता लोग अभी तक खादी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि जो सदस्य होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनके लिए सभी के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य होंगे। अगला 43वां अधिवेशन 1927 मद्रास में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. अंसारी थे, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग उठाई गई थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग उठाई गई थी। तो 1927 मद्रास अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. अंसारी थे। अगला 44वां अधिवेशन 1928 कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला अधिवेशन 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में एक तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। इसके बाद वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अगला 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला 47वां अधिवेशन 1932 दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास जी थे। आपको एक चीज और बता दूं, जो 1929 लाहौर का अधिवेशन है, उससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी में पहली बार स्वराज दिवस को मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी, और यह घोषणा हुई और निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को वे स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहला स्वराज दिवस 26 जनवरी को 1930 को मनाया गया था, क्योंकि दिसंबर में अधिवेशन हुआ था, तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और जब बाद में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो उसे भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, ताकि जो यह ऐतिहासिक दिवस है वह कभी हम भूल न सकें। तो फिर इस प्रकार अगला 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नेली सेनगुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। नेली सेनगुप्ता एक महिला अध्यक्ष थी, और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुल 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी, जिनमें पहली एनी बेसेंट, दूसरी सरोजनी नायडू और तीसरी नेली सेनगुप्ता थी। अगला अधिवेशन 1934 50वां अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। अगला 50वां अधिवेशन वर्ष 1936
लखनऊ में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई और यह गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा फैजपुर। अगला 52वां अधिवेशन 1929 में हरिपुरा में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। अगला 53वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, परंतु इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद बोस ने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाए गए। क्योंकि जब त्रिपुरी अधिवेशन 1939 हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय नेता होने के कारण उनके खिलाफ कोई भी चुनाव लड़कर अध्यक्ष नहीं बनना चाहता था। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना समर्थन दिया और उनसे चुनाव लड़वाया और कहा कि यदि पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है तो वह मेरी हार है। और हुआ भी वही। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीते और अध्यक्ष बने, जिसे महात्मा गांधी ने निजी तौर पर लिया और वे खुश नहीं थे और नेहरू जी भी इस चीज से, सुभाष चंद्र बोस की इस चीज से खुश नहीं थे। अतः इस चीज को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला अधिवेशन 54वां अधिवेशन 1940 को रामगढ़ में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। 1940 से और 1945 तक कांग्रेस का अन्य कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि इस बीच कांग्रेस अनेक प्रकार की गतिविधियों में शामिल रही, जिनसे कि देश को शीघ्र ही स्वतंत्र कराया जाए। तो 1940 से 45 के जो टाइम पीरियड है उसमें अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले इसी कारण अबुल कलाम आजाद कहे गए। अगला 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी जी ही आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि जो अध्यक्ष दिसंबर 1946 में बन गया वही अध्यक्ष दिसंबर 1947 तक चलता था। तो इस प्रकार आजादी के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी हुए। अगला विशेष अधिवेशन 1947 का, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। अगला 56वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम व राष्ट्रगान से हुआ था। अगला वो अंतिम अधिवेशन वर्ष 1950 में नासिक में हुआ, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो इस तरह हमने कांग्रेस के अधिवेशनों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस को, कि कांग्रेस को किसने क्या क्या कहकर बुलाया है। तो पहला डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बताया है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार। अगला करजन ने कांग्रेस को अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है कहकर बुलाया है। करजन का कहना था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, जिसे मैं देखना चाहता हूं। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा है, क्योंकि तिलक एक उग्र नेता थे और वह मांगने में विश्वास नहीं करते थे कि हमें आजादी मांगने से मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा। अगला फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस की आवाज को जनता की आवाज नहीं बताया है। उनका कहना था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, तथा महात्मा गांधी द्वारा सुझाव दिया गया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार हमने आधुनिक भारतीय इतिहास को सबसे बड़े टॉपिक जो है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, इसको समझ लिया है। अगर एक बार में समझ ना आए आप दोबारा देख लीजिए, जरूर समझ आ जाएगा। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।